गाइस, स्टोरी में दिखाई गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी अब आगे। पुलिस वाले उन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं। वहीं वीर और विहान उन पुलिस वालों को समझते समझते थक गए थे, पर वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। वही चाहत को अब नशा हो गया था जायदा। उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसको मिश्री संभाल रही थी। पुलिस वाले उन सबको लेक लॉकअप में बंद कर देते हैं। चाहत नशे में गाना गा रही थी। वही वो तीनों चाहत को देख के कहते हैं, अरे मेरी माँ चुप कर जा, यह कोई जगह है गाने गाने की। तभी इंस्पेक्टर आके कहता है, हाँ क्या कह रहे थे? इस लड़की के साथ उस लड़के ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जरा एक नज़र इस लड़की को देखो, कैसे लॉकअप में खड़ी होकर नशे में धुत गाना गा रही है, और तुम कह रहे हो इसके साथ जबरदस्ती हुई है। ये सुन वीर कहता है, हाँ सर, हम सच कह रहे हैं। ये अभी नशे में है इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, वरना हमने खुद अपने आंखों से देखा है। पुलिस वाला भड़कते हुए कहता है, बस करो, झूठ बोलना समझ में आ रहा है। ये कहके को वहां से उनको बंद करके चला जाता है। वही चाहत गाना रही और तीनों उसको देख के सदमे में थे। उसका मन रोने का कर रहा था। काफी वक्त गुजर जाता है। उसके बाद विहान हिम्मत करके कहता है, सर हम एक कॉल तो कर सकते हैं, आखिर आपने तो हमारा मोबाइल भी ले लिया। एक कॉल करने दे, कम से कम हम अपनी फैमिली को तो इन्फॉर्म कर दे। तभी पुलिस वाला सबसे उनके फैमिली ने नाम और नंबर पूछता है। वो सब अपने पेरेंट्स का नाम और नंबर बता देते हैं और इंस्पेक्टर उनको कॉल करके सब बता देता है और पुलिस स्टेशन बुलाता है। वही वो इंस्पेक्टर चाहत से कहता है, चलो अपने पेरेंट्स का नंबर बताओ। वही चाहत जो अब तक गाना गा रही थी, यह सुन के को चुप हो जाती है और वो कहती है, कोई नहीं है मेरा, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, मेरे माँ बाप मर गए हैं। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर बेहिसाब दर्द था, उसकी आंखों में आंसू थे। वही चाहत की बात सुन के मिश्री उसको गले लगा लेती है। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है, अरे पर किसी के साथ तो रहती होगी, कोई मामा चाचा किसी का नंबर तो होगा। ये सुन चाहत जोर से कहती है, कोई नहीं है मेरा। तभी मिश्री कहती है, चाहत है तो वो तुम्हारे अंकल। ये सुन चाहत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, वो अंकल नहीं है, डेविल अंकल हैं। वही वो इंस्पेक्टर चीख के कहता है, बंद करो अपना नाटक और चुपचाप बताओ उसका नंबर। तभी चाहत उस इंस्पेक्टर को उंगली दिखा के कहती है, आवाज नीचे, मैंने कहा ना, नहीं मेरे पास डेविल अंकल का नंबर। डेविल अंकल कौन है यह आदमी? इंस्पेक्टर चीख के कहता है। वीर सुन के कहता है, उनका नंबर तो नहीं मेरे पास, बस उनका नाम पता है। ये सुन इंस्पेक्टर कहता है, तो बोलो ना। तो वीर कहता है, उनका नाम रुद्र देवान है। ये नाम सुन के अब तक जो इंस्पेक्टर आराम से अपनी कुर्सी पे बैठा था, वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वीर के पास आके कहता है, क्या नाम लिया तुमने? वीर एक बार फिर कहता है, रुद्र देवान। ये सुन इंस्पेक्टर कुछ देर खामोश होते हैं, फिर जोर से हंसने लगते हैं और कहता है, रुद्र देवान जानते भी यह इंसान कौन है? वही चाहत सुन के कहती है, वीर सही कह रहा है, डेविल अंकल का नाम रुद्र देवान है। ये सुन वहाँ जितने लोग खड़े थे सब हंसने लगते हैं। इंस्पेक्टर हंसते हुए कांस्टेबल से कहता है, सुन रही हूँ तुम, रुद्र देवान इसका अंकल है, तो इस हिसाब से तो मेरे बाप का नाम भी अमिताभ बच्चन है। ये सुन फिर एक बार सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हो रहा है? ये आवाज आती ही जितने भी लोग थे सब चुप हो जाते हैं। एक पल को ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। वो इंस्पेक्टर डरते हुए पलट के देखाता है तो सामने रुद्रा अपनी पॉकेट में हाथ डाले बड़े स्टाइल से खड़ा है और उसके पीछे उसके ढेर सारे बॉडीगार्ड और रोहित खड़ा था। वही उसको अपने सामने देख के इंस्पेक्टर को पसीना आने लगता है। वो अपना थूक निगलते हुए कहता है, मिस्टर देवान आप यहाँ। ये सुन रुद्र बात स्टाइल से चलता हुए अंदर आता है और कहता है, मुझे तो आना ही था, जब मेरी बच्ची जो यहाँ है। ये सुन वो इंस्पेक्टर डरते हुए कहता है, माफ कीजिए मिस्टर देवान, पर यहाँ कोई बच्ची नहीं है। वही रुद्र उसकी बात को सुन के अनसुना कर देता है और जाकर उस लॉकअप के पास खड़ा हो जाता है जहाँ चाहत खड़ी थी। उसकी आंखों देख के रुद्र समझ जाता है कि चाहत नशे में। वो एक नज़र उस इंस्पेक्टर को देख के ओपन इट कहता है। उसकी आवाज़ सुन के वो इंस्पेक्टर जल्दी से लॉकअप खोल देता है। रुद्र उस लॉकअप के अंदर जाता है जहाँ चाहत, मिश्री, वीर और विहान थे। चाहत रुद्र को देख के कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको नहीं बुलाया है, आप जाओ यहाँ से। रुद्र चल के उसके पास जाता है और उसके बेहद करीब जाके खड़ा हो जाता है। उसके इतने पास आने से चाहत का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। उसकी नशे से भरी आंखें रुद्र को आंखों से टकराई तो दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वही खड़े तीनों लोग रुद्र और चाहत को देख रहे थे। रुद्र बिना एक पल गवाए चाहत को गोद में उठा लेता है। ये देख चाहत चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे डेविल, छोड़ो मुझे। पर रुद्र उसकी बात को इग्नोर करके सीधा बाहर निकल जाता है और रोहित की तरफ कुछ देखकर कुछ इशारा करता है। रोहित उसका इशारा समझ के अपना सर हिला देता और रुद्र बिना किसी से कुछ कहे वो सीधा जाकर अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। किसी की भी हिम्मत उसको रोकने की नहीं थी।
वही वो तीनों लोग लॉकअप में बंद चाहत को जाते हुए देख रहे थे। मिश्री कहती है, यार कितना पावरफुल आदमी है ये तो। चाहत को ऐसे ही उठा के ले गया, जबकि किसी ने इसको इन्फॉर्म नहीं किया थे कि हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं और एक हमारी फैमिली जिनको पता और अभी तक हमें छुड़ाने नहीं आए। ये सुन वीर कहता है, हाँ यार सही कहा, क्या आदमी है, क्या पावर है यार, मेरा तो इस पर दिल आ गया। वीर की बातें सुने मिश्री और विहान उसको अजीब नजरों से घूरते हैं। वही करण अपने कमरे में था, पर उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो कमरे में पंचिंग बैग पर गुस्से में मारे जा रहा था और उसके खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो इस हालत में चाहत को अकेले छोड़ आया। कभी कभी उसका फेमस होना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वरना आज वो चाहत के साथ होता। करण गुस्से में इस पंचिंग बैग पे मारता रहता है और अंत में वो फट जाता है। करण लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, उसका पूरा शरीर पसीने से लटपट था। वही कार में चाहत रुद्र को गोद में बैठी थी, उसकी आंखें बार बार झांप रही थी और वो बार बार अपनी आंखें खोल रही थी। रुद्र उसको एकटक देख रहा था, ये करते वक्त वो इतनी क्यूट लग रही थी। चाहत फिर चिढ़ते हुए उसकी गोद से उतरने लगती है। ये देख रुद्र उसकी कमर को कसके पकड़ लेता है और खुद से चिपका लेता है। वही चाहत उसके इतने करीब हो चुकी थी कि उसकी नाक और रुद्र की नाक एक दूसरे से टकरा रही थी। उन दोनों गर्म सांसें एक दूसरे की जिस्म में खुल रही थी। चाहत स्माइल करती रुद्र के होठों को देखने लगती है और अपने निचले होठों को दांतों से काटने लगती है। उसकी इस हरकत से रुद्र शरीर में कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी में एक आग सी लग जाती है। उसके दिमाग में उसका और चाहत का किस घूम जाता है। तभी चाहत जोर से चिल्लाती है, आइसक्रीम। रुद्र जो चाहत में कहीं खोसा गया था, वो चाहत चीख सुन के होश में आता है। वो चाहत की नज़रों को फॉलो करता है जहाँ बहुत सी आइसक्रीम की शॉप थी। चाहत रुद्र की शर्ट का पकड़ के कहती है, वो आइसक्रीम खानी है डेविल, मुझे आइसक्रीम दिलाओ। रुद्र एक नज़र उसको देखता है, फिर अपनी शर्ट को जिसको चाहत ने किसके पकड़ रखा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई रुद्र के करीब भी आए और यह छोटी सी लड़की उसके ऊपर चढ़ के बैठी है और उसके कपड़ों को भी पकड़े हैं। ये सब देख के रुद्र ड्राइवर से कहता है, स्टॉप द कार। ये सुन ड्राइवर तुरंत कार रोक देता है। कार रोकते ही चाहत खुश होती हुई कार से बाहर भाग जाती है। रुद्र भी जल्दी से बाहर आता है। चाहत अब तक शॉप में पहुंच गई थी। वो जल्दी से कहती है, वो कोकोलेट स्ट्रॉबेरी वनीला आइसक्रीम चाहिए। वो शॉप ओनर जल्दी से आइसक्रीम निकाल के उसको दे देता है और चाहत वहां से निकल जाती है। शॉप ओनर कहता है, अरे पैसे तो दो मेरे, पर चाहत को तो उसकी आइसक्रीम मिल गई थी, अब उसका कोई लेना देना नहीं था। वही रुद्र अपने पर्स से उसको पैसे देता है और चाहत के पास चला जाता है, जो बच्चों की तरह ही एक साथ 3 आइसक्रीम खा रही थी। उसके होठों के आसपास आइसक्रीम लग जाती है। वो इस टाइम इतनी क्यूट लग रही थी कि रुद्र दिल में हलचल होने लगी थी। वही आइसक्रीम खाते हुए चाहत एक नज़र रुद्र को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। ये देख वो कहती है, सुनो डेविल, मैं अपनी आइसक्रीम नहीं दो गई, ये सिर्फ मेरी है, तुमको चाहिए तो अपनी खुद ले आओ। ये कह के वो कार में जाके बैठ जाती है। वही चाहत की बात सुन के रुद्र अपना सिर हिला देता है और वो भी जाके कार में बैठ जाता है। चाहत वापस स्टार्ट हो जाती है। चाहत मजे से अपनी आइसक्रीम खा रही थी। वही रुद्र एक तक बस उसे ही देख रहा था। अंत में सारी आइसक्रीम खत्म करने के बाद चाहत अपने होठों पे अपनी जीभ फेरती है। उसके गीले गुलाबी होठ देख के रुद्र का गला सूखने लगता है। वही चाहत का बार बार ऐसे करने से रुद्र का सब्र जवाब दे जाता है और वो उसे उठा के अपने गोद में बैठा लेता है। वही चाहत अपनी नशीली आंखों से रुद्र को देखती है, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए खुमारी नजर आ रही थी। चाहत का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसकी धड़कन रुद्र को साफ महसूस हो रही थी। रुद्र बिना वक्त गवाए चाहत का चेहरा अपने दोनों हाथ में थाम के उसके होठों पे अपने होठ रख लेता है और उसके होठों को मधोशी से चूमने लगता है। वही चाहत बिल्कुल खामोश उसकी गोद में बैठी थी। रुद्र के किस करने से उसके बॉडी में भी कुछ होने लगता है। रुद्र का किस वक्त के और गहरा हो जाता था। चाहत भी अब खुद पे से अपना कंट्रोल खो देती है और उसके किस में साथ देने लगती है। वही रुद्र चाहत का साथ पाके उसे खुद से बिल्कुल चिपका लेता है, जिससे चाहत का सीने रुद्र के सीने से लग के दब जाता है और उनके बीच हवा जाने की जगह नहीं थी। रुद्र के हाथ चाहत की पूरी कमर पे चल रहे थे और चाहत के हाथ उसके बालों में, दोनों का शरीर में आग जल रही थी। थोड़ी देर बाद चाहत की सांस फूलने लगती है जब जाके रुद्र उसके होठों को छोड़ता है। चाहत के होठ बिल्कुल लाल हो गए थे चेरी के डे से। रुद्र उसके गले में अपने होठ रख देता है। वही रुद्र के ऐसे करने से चाहत की सिसकियां निकलने लगती हैं। वो रुद्र के बालों की कसके मुट्ठी बना के कहती है, अंकल मुझे कुछ हो रहा है। वही रुद्र अब तक अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो चुका था, उसको अब कुछ सुनाई नहीं रहा था। वो चाहत के गले को पागलों की तरह किस और सक कर रहा था, जिससे चाहत सिसकियां और बढ़ जाती हैं। वही आगे बैठे ड्राइवर की चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। उसको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। पार्टीशन की वजह उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर सुनाई तो सब दे रहा था। ये ड्राइवर रुद्र के साथ सालों से था। आज तक रुद्र जो लड़कियों को आंख उठा के नहीं देखता था,
आज वो कार में एक लड़की को किस कर रहा था। उसको तो बस ऐसा लग रहा था कि वो खुली आंखों से सपना देख रहा हो। वही रुद्र अब धीरे से उसका जैकेट उसके कंधे से उतरता देता है। जैसे वो अपने होठ वहां रखता तभी उसकी नज़र चाहत की फटी स्लीव्स पे जाती है। रुद्र की सारी खुमारी एक पल में उतर जाती है। वो एक झटके में उस जैकेट को उतार के उससे दूर करता है। तभी उसकी नज़र उसके कमर ले जाती है जहाँ का कपड़ा फटा हुआ था और चाहत की कमर पे खरोच थी। ये देख रुद्र की आंखों में खून उतर आता है। वही चाहत अब भी अपनी सांसें काबू करने की कोशिश कर रही थी। रुद्र एक नज़र चाहत को देखता है और उसके कंधे को कसके पकड़ के कहता है, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। वही चाहत नज़र उठाकर रुद्र की तरफ देखती है तो एक पल को वो सहम जाती है। इस वक्त रुद्र सच में डेविल लग रहा था। चाहत को रुद्र से डर लग रहा था। उसने अपनी आंखें डर से बंद कर ली थी। वही चाहत को इतना डरते देख रुद्र बहुत मुश्किल से खुद का गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, ओपन योर आइज बच्चा। उसने यह बात बहुत आराम से कही थी। उसकी आवाज़ सुन के चाहत धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें रुद्र की आंखों से जा मिलती हैं, जिसमें उसको गुस्सा और फिक्र दोनों इमोशन नजर आ रहे थे। रुद्र उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के कहता है, बच्चा मुझे बताओ, तुम्हारे साथ किसी ने मिसबिहेव किया था। वही चाहत रुद्र की बात सुन के अपना सिर हाँ में हिला देती है। ये देख रुद्र को दिल में आग लग जाती है, पर वो चाहत को गुस्सा दिखा के डराना नहीं चाहत था। रुद्र फिर प्यार से, अच्छा बताओ मुझे क्या क्या हुआ था। ये देख चाहत अपनी नशे से डूबी आंखों से रुद्र को देख के कहती है, आज मेरे दोस्तों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था तो हम सब क्लब गए थे। वहाँ हमने बहुत मजे करे। पता है मैंने बहुत डांस किया। मैं आज पहली बार क्लब गई थी। ये सब कहते वक्त वो बिल्कुल 9 साल वाली चाहत लग रही थी। रुद्र ये देख स्माइल करके, अच्छा तुमको मजा आया, और क्या क्या किया। चाहत बार बार अपनी आंखें झपके कहती, फिर मैंने खूब डांस किया, फिर मैं न थक गई। मैंने जाके पानी पिया पर वो बहुत कड़वा था। मेरा मुंह पूरा कड़वा हो गया था तो मैं वॉशरूम में जाके अपना मुंह साफ कर रही थी। तभी वहाँ वो ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पर दर्द आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू देख के रुद्र का दिल जलने लगता है। वो चाहत को अपने सीने से लगा के कहता है, बच्चा डोंट क्राई। वही चाहत उसके सीने में अपना सिर रख के रोते हुए कहती है, वो लड़का लेडीज वॉशरूम में आ गया था। मैंने उससे कहा कि बाहर जाओ, ये लेडीज का है, तो उसने मुझसे बदतमीजी करने लगा। तो उसकी बदतमीजी उसके मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे सुनाया तो उसने मुझसे कहा कि मैं सती सावित्री होने का नाटक कर रही हूँ। मैं तो लड़कों के साथ सोती हूँ पैसे के लिए। उसने मुझसे मेरे साथ सोने की कीमत पूछी और यह कह के जोर जोर रोने लगती है। वही चाहत की बात सुन के रुद्र की मुट्ठी कस जाती है और उसकी आंखें ज्वाला की तरह उसकी आंखें दहकने लगती हैं। गुस्से के कारण उसका शरीर जल रहा था। वही चाहत जोर जोर से रोने लगती है। रुद्र उसके सिर को प्यार से सहलाता है और कहता है, इसमें तुम क्यों रो रही हो, गलती तुम्हारी थोड़ी है। ये कह के उसके कमर और सिर को बड़े प्यार से सहलाने लगता है और वही चाहत को रुद्र के पास उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। वो धीरे धीरे चुप हो जाती है और आराम से उसकी बाहों में सो जाती है। वही जब रुद्र को चाहत के रोने की आवाज आने बंद हो गई थी, वो धीरे से उसकी तरफ देखता है तो वो उससे चिपक के सो रही थी। रुद्र की बाहों में वो बिल्कुल छोटी सी बिल्ली लग रही थी। ये देख रुद्र उसके माथे को शिद्दत से चूम के कहता है, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा। आई प्रॉमिस बच्चा। उसके बाद वो चाहत को अपनी कोट पहनता है। थोड़ी देर बाद उनकी कार देवान मेंशन रुकती है। रुद्र चाहत को अपनी बाहों में लिए बाहर निकलता है और सीधा उसके कमरे में जाके उसे बेड पे लेटा देट है और एक मेड से चाहत के कपड़े चेंज करने को कहके वो बाहर चला जाता है। बाहर आती है, उसकी आंखें आग उगलने लगती हैं। वो बिना देरी करे रोहित को फोन लगा के कहता है, सबको उठा लाओ। ये कह के वो अपनी कार में बैठ के निकल जाता है। वही रुद्र की बात सुन के रोहित हैरान हो जाता है। वो अपना छोटा सा मुंह बन के कहता है, अभी अभी तो पुलिस का मैटर स्लो करके आया हो, अब प्रेसिडेंट कह रहे हैं सबको उठा को। हे भगवान, यह मेरे ही साथ क्यों होता है। फिर वो एक लंबी सांस लेके कहता है, चल बेटा रोहित लग जा अपने काम पे, वरना प्रेसिडेंट तुझे कल का सूरज देखने नहीं देंगे। ये कह के वो अपने काम पे लग जाता है। अब आगे कार का माहौल थोड़ा सख्त था। आगे बैठे ड्राइवर को पसीना आ रहा था क्योंकि रुद्र का गुस्सा उसके आपे से बाहर था। कुछ देर बाद रुद्र की कार डाक हाउस के सामने रोकती है। वो बेहद गुस्से में कार से बाहर आता है। उसके हाथ में गुण, आग उगलती आंखें और चेहरे गुस्से से लाल। वो बहुत खूंखार लग रहा था। सारे नौकर देख के डर से पीछे होते चले गए। रुद्र लंबे कदमों से बेसमेंट में चला गया। वही बेसमेंट में काफी लोग बांधे खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी बेसमेंट का डोर खुलता है और रुद्र अंदर आता है। रुद्र को देखे वो लोग तो छोड़ो, रोहित और शिव भी एक पल को डर जाते हैं। आज से पहले शायद रुद्र को कभी इतने गुस्से में देखा हो। रुद्र अंदर आता है और उन लोगों के सामने कुर्सी से बैठ के कहता है,
मुझे मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए। वही वो लोग डर जाते हैं। वहाँ पे पूरी पुलिस टीम, मिश्री, वीर, विहान और उस क्लब का ओनर के साथ पूरा स्टाफ के लोग बंधे थे। वही वो पुलिस वाला कहता है, मिस्टर देवान, आपने हमें यहाँ क्यों बंद किया है? जबकि मैं उसे छोड़ दिया था और मुझे नहीं पता था कि वो लड़की आपकी। शट अप। तभी पूरे बेसमेंट में एक चीख गूंज जाती है। रुद्र अपनी चेयर से खड़ा होकर उस पुलिस वाले के मुंह में गन डाल के कहता है, रुद्र देवान किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। यहाँ सवाल सिर्फ मैं करूँगा और अगर मुझे मेरे जवाब के अलावा किसी ने कुछ और कहा तो मैं उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दो। समझ आया? रुद्र की धमकी सुन जितने लोग डरे खड़े थे वो सब डर से रोने लगते हैं। वही वो पुलिस वाला अपनी मुंडी बस हाँ में हिलाता है। ये देख रुद्र अपनी गन बाहर निकल लेता है। वो पुलिस वाला लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। रुद्र वापस अपने चेयर पे बैठ के, तो बताओ, बच्ची को कौन क्लब लेके गया था? ये सुन मिश्री जो डर के मारे रो रही थी, रुद्र की बात सुन के रोते हुए कहती है, मैं लेके गई थी। आज सुबह हम सब ने मिलके क्लब जाने का प्लान बनाया था। रुद्र उसकी तरफ देख के कहता है, कैसे जानती हो तुम उसको? ये सुन मिश्री रोते हुए, वो हमारी दोस्त है। फिर वीर और विहान की तरफ देख के, हम सब लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, हम सब आपसे पहले भी एक बार हॉस्पिटल में मिल चुके हैं। ये कह के वो चुप हो जाती है। ये सुन रुद्र उस क्लब के ओनर को देख के, अब तू बोल, वहाँ क्या क्या हुआ था मेरी बच्ची के साथ? और वो कौन कामीना था जो लेडीज वॉशरूम में उसके साथ? कहते कहते वो चुप हो जाता है। गुस्से से उसकी सांसें फूल रही थी। वो एकदम से चीख के कहता है, स्पीक बास्टर्ड। वो ओनर और स्टाफ डरते हुए बोलते हैं, मिस्टर देवान, हमको नहीं पता कैसे वो लड़का लेडीज वॉशरूम में चला गया। ये सुन रुद्र गुस्से में उन पर गरजते हुए कहते हैं, तेरे क्लब में एक लड़का लेडीज वॉशरूम में चला जाता है, तुम लोगों को पता नहीं चलता? शहर का सबसे बड़े क्लब की इतनी खराब सिक्योरिटी, कौन था वो और क्या हुआ था वहाँ? ये सुन विहान कहता है, मैं बताता हूँ। हम सारे दोस्त जब क्लब में जाते हैं तो वहाँ काफी शोर था और हम सब लोग मजे करने लगते हैं, पर डांस के बीच में ही चाहत पता नहीं कहाँ चली जाती है और हम लोगों को पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जब हम सब लोग नोटिस करते हैं कि चाहत आसपास नहीं है तो तभी हम लोग उसे देखने जाते हैं, तो वो हमको वॉशरूम में मिलती है जहाँ पर एक लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी हम सब ने चाहत को उस लड़के से बचा के उस लड़के को खूब मारा, पर जब क्लब में पुलिस वाले आए तो हमने उनको सच बताया, फिर भी इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हम चारों को अरेस्ट कर लिया और उस क्रिमिनल को छोड़ दिया। विहान की बात सुन के वो पुलिस वाला अपनी किस्मत पे रो रहा था, क्यों वो आज उस क्लब गया। अब रुद्र देवान से कौन बचाएगा? रुद्र एक नज़र उसको देखता है, फिर अपनी जगह से खड़े होके उसके पास जाके एक मुक्का उसके मुंह पे जड़ के कहता है, कहाँ है वो कामीना? ये सुन वो पुलिस वाला रोते हुए, मिस्टर देवान, वो लड़का और कोई नहीं, इस शहर के कमिश्नर का बेटा था, इसलिए हम उसको कैसे पकड़ लेते। ये सुन रुद्र का पारा चढ़ जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए, इस वक्त वो कहाँ है? ये सुन वो इंस्पेक्टर रोते हुए, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत काफी खराब थी। रुद्र यह सुन के उसके मुंह पे एक और मुक्का मार के कहता है, तुम सबको देश के लोगों की सेवा के लिए चुना जाता है और तुम लोग क्रिमिनल को छोड़ के इनोसेंट लोगों को पकड़ लेते हो, उनको जेल में डालते हो, उन क्रिमिनल्स को बाहर आज़ाद छोड़ देते हो ताकि वो एक और बार किसी की जिंदगी खराब करे। तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से आज इंडिया में न जाने की कितनी लड़कियों के साथ हर रोज ऐसा होता है जिससे उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये सुन जितने पुलिस वाले खड़े थे सब अपनी नजरें शर्म से नीचे झुका लेते हैं। ये देख रुद्र रोहित और शिव से कहता है, हमारे देश में ऐसे पुलिस वाले की जरूरत नहीं है, इसलिए कल का सूरज निकलने से पहले पहले इन सब लोगों के सस्पेंड ऑर्डर इनके पास होने चाहिए और इनकी सबकी सारी सच्चाई इस दुनिया को मालूम होने चाहिए। ये सुन सारे पुलिस वाले रुद्र के पैरों में गिर के रोने लगते हैं और कहते, जी मिस्टर देवान, हमको माफ कर दीजिए, आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। रुद्र अपना पैर झटक के क्लब के ओनर के पास चला जाता है और पुलिस वाले वहीं बैठे रोने लगते हैं। वही क्लब का ओनर डर के मारे कांप रहा था। रुद्र जाकर उसके मुंह पर भी पंच मार के कहता है, तुम्हारे क्लब में क्रिमिनल्स को इतनी आसानी से एंट्री मिल जाती है, हाँ कोई भी आए और लेडीज वॉशरूम में घुस जाए और किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हो जाए और तुम लोगों को उसका पता भी नहीं चलता। फिर चीख के शिव से कहता है, ये रात इसके क्लब की आखिरी रात होनी चाहिए क्योंकि कल सुबह मुझे वहां पर क्लब का नाम और निशान नहीं देखना चाहिए। ये सुन उसे क्लब के ओनर की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही शिव सुन के ऑक प्रेसिडेंट हो जाएगा। वही वो ओनर और पुलिस वाले बुरी तरह रो रहे थे। रुद्र इरिटेट होकर कहता है, बंद करो अपना रोना। फिर बॉडीगार्ड्स को बुलाकर कहता है, ये कचरा उठाकर बाहर फेंक के आओ। उसको ऑर्डर सुनकर वो बॉडीगार्ड खींचते हुए उन पुलिस वालों और पूरे क्लब के स्टाफ को ले जाते हैं। वही रुद्र भी जाते हुए एक बार फिर पीछे पलट मिश्री, वीर और विहान को देख के कहता है, इन सबको बॉडीगार्ड के साथ इनके घर सेफली पहुंचवा दो, और शिव के साथ अपनी कार में बैठ के निकल जाता है। वही कुछ बॉसीगढ़ मिश्री, वीर और विहान को रुद्र के कहे मुताबिक उनके घर छोड़ आते हैं।
रुद्र और शिव कार में बैठकर निकल जाते हैं। उनकी कार सिटी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। रुद्र कार से निकाल के एक नज़र हॉस्पिटल को दिखाता है तो उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इस पूरे अस्पताल में पुलिस वाले खड़े थे सिक्योरिटी के लिए। ये देख रुद्र कहता है आज तो मजा आने वाला है। ये कह के वो बड़े स्टाइल से उस अस्पताल के अंदर चला जाता है। बिना किसी से पूछे उसे लाइन पर चला जाता है जिस पर पुलिस वाले तैनात खड़े थे। तभी कुछ पुलिस वाले आकर रुद्र का रास्ता रोकते हैं और कहते हैं सॉरी सर, आप इससे आगे नहीं जा सकते। ये सुन रुद्र अनजान बनते हुए कहता है क्यों, क्या हुआ? तो वो पुलिस वाला कहता है सर, यहाँ पर कमिश्नर सर का बेटा एडमिट है तो आगे जाना अलाउड नहीं है किसी अननोन पर्सन का। रुद्र सुन के कहता है अरे पर मैं तो उसी को देखने आया हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। जैसे मुझे पता चला कि उसको कुछ लोगों ने मारा है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं इतनी रात में आ गया। रुद्र की बात सुनकर वो पुलिस वाले एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसका रास्ता छोड़कर कहते हैं सर आप जा सकते हैं। ये देख रुद्र स्माइल करके आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे शिव भी। आज शिव को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि वो पुलिस वाले को आराम से हटा सकता था तो उसने झूठ क्यों बोला। रुद्रा कहता है तुम्हें पता है शिव, ज्यादा सोचने से हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे रात में नींद नहीं आती है और हमारी आंखों में गड्ढे हो जाते हैं, तो इसलिए बात हमेशा कह देनी चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये सुन शिव जो पीछे पीछे चल रहा था उसका दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ की बात रुद्र ने कैसे सुन ली। वही रुद्र फिर कहता है इतना मत सोचो, मैंने कहा ना बीमार हो जाओगे। रुद्र के बात पे शिव अपना सिर झटक के कहता है प्रेसिडेंट, मैं बस ये सोच रहा था आप पुलिस वालों को तो ऐसे ही हटा देते, फिर आपने। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है जो कह रहा था इसके पीछे दो कारण है, पहले कि यह हॉस्पिटल है और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो, पेशेंट परेशान हो, और दूसरा आज एक मौत होगी पर ना मैं उसे मारोगा तुम। ये सुन शिव बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वही रुद्र उस वार्ड के सामने रोकता है जहाँ कमिश्नर का बेटा एडमिट था। उसकी कंडीशन खराब थी इसलिए वो आईसीयू में था। उसे आईसीयू के पास कमिश्नर और उनकी बीवी बैठे थी। जैसे कमिश्नर रुद्र को देखते हैं वो तुरंत खड़े होकर रुद्र के पास जाके कहते हैं मिस्टर दीवान आप यहाँ। ये देख रुद्र स्माइल करके हाँ कुछ बहुत जरूरी काम था, बस वो करने आया हो। कमिश्नर यह सुनकर सोचा में पड़ जाता है कि रुद्र दीवान को उससे क्या काम होगा, क्योंकि उसका छोटे मोटे काम तो शहर के मला और सीएम करते हैं, वो तो रुद्र के लिए एक मामूली सा कमिश्नर है। कमिश्नर हल्का स्माइल करके जी मिस्टर दीवान। रुद्र बिना किसी से कुछ बोले आईसीयू वार्ड में चला जाता है। उसको अंदर जाते देखा कमिश्नर, उनकी बीवी भी हैरान हो जाते हैं और वह भी उसके पीछे अंदर चले जाते हैं। वहीं रुद्र जैसे अंदर जाता है और उसकी नज़र बेड पर लेटे लड़के पर जाती है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है और उसके सामने चाहत की फटे कपड़े और कमर याद आ जाती है जिस पर नाखून के निशान थे। ये देख रुद्र पास में रखी कैंची उठके है और उसे लड़के के हाथ पकड़ के उसका एक एक नाखून खींच लेता है। ये देख कमिश्नर जोर से चिल्लाता है मिस्टर दीवान आप ये क्या कर रहे हैं। वही कमिश्नर की बीवी जल्दी से आगे आकर अपने बेटे का हाथ को देखते हैं जहां से तेजी से खून निकलना रहा था और वो लड़का बेहोशी में भी कराह रहा था। उस कमिश्नर की चीख सुनकर रुद्र अगले ही पल वो कैंची उसे कमिश्नर की आंखों में पास ले जाता है और उसकी आंखों से बस जरा सी दूरी पे जाके रोक जाता है। ये देख कमिश्नर बीवी चीखने वाली होती है तभी शिव के उनके मुंह पर हाथ रख लेता है। रुद्र अपनी खूंखार आवाज में उस कमिश्नर के कान के पास जाकर कहता है अगर अपने हलक से एक भी आवाज निकाली तो तुम्हारे इसका तारांकन बेटे के साथ साथ तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी जो इस वक्त लंदन में पढ़ रही है ना, वह अपनी जान और इज्जत दोनों गंवानी पड़ जाएगी। अपनी बात कह के रुद्रा कैंची को पीछे लेता है और अपने फोन में एक वीडियो लगता है जहां उस कमिश्नर की बेटी बेड पर लेती है और उसके आसपास काफी लड़के खड़े हैं जो उसे लस्ट भरी नजरों से देख रहे हैं। वीडियो दिखा के रुद्र वहीं पास रखे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वही कमिश्नर जल्दी से रुद्र के पैरों में गिरकर कहता है क्या हुआ मिस्टर दीवाना, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दे, पर मेरी बेटी को छोड़ दे, मेरी बेटी बहुत मासूम है। ये सुन रुद्रा कमिश्नर के बाल खींचते हुए कहता है यू बास्टर्ड, अब तेरे खुद के परिवार पर आए तो मुझसे कह रहा है मैं तेरी बेटी को छोड़ दूं? वो मासूम है, पर जब तेरा एक तारांकन बेटा लड़कियों के साथ रेप करता है तो तब तुझे वो लड़कियां मासूम नहीं लगती। आज खुद की बेटी पर आए तो वो मासूम है। ये सुन वो कमिश्नर की बीवी भी के पास आकर उसके पैरों में गिरकर कहती है देखिए आप हमें कोई भी सजा दे दीजिए, हमें मंजूर, पर आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, वो बहुत छोटी है, मासूम है। ये सुन रुद्र अपनी टांग पर टांग चढ़कर कहता है हम ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। ये सुन उसे कमिश्नर और उसकी बीवी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर रुद्र की आगे की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे के रंग वापस से उड़ जाते हैं। रुद्र कहता है मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें तुम्हारे बेटे को मारना होगा, और वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वो कमिश्नर रोते हुए कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, मैं अपने बेटे को कैसे मार सकता हूँ?
ये सुन रुद्र उसके सीने पर एक लात मार के कहता है, वैसे ही जैसे तूने बाकी लड़कियों को मरवाया है, वैसे ही जैसे तो और तेरा ये बेटा लड़कियों के साथ रेप करने के बाद करते हो। वही रुद्र की बात सुन कमिश्नर की बीवी को झटका लगता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका खुद का पति उन्हें धोखा दे रहा है। वो रोते हुए उनसे कहती है, क्या ये सच कह रहे हैं? वही कमिश्नर अपना सर झुका के खड़ा हो जाता है। ये देख रुद्र गुस्से में कहता है, अपने इस तारांकन बेटे को तुम खुद मर रही हो या मैं? ये कहकर वह अपना फोन देखता है। वही कमिश्नर ये देखकर अपना साना हिलाकर कहता है, नहीं नहीं, मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। ये सुन रुद्र के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, तो फिर नेक काम में देरी कैसी, जल्दी करो। ये कह के रुद्र उसके हाथ में एक कीची दे के कहता है, ये ले लो, इससे तुम्हारा काम आसान होगा, चलो शुरू हो जाओ। और हाँ, कोई चालाकी नहीं वरना तुम्हारी बेटी गई। ये देख वो कमिश्नर कैंची लेकर अपने बेटे के पास जाता है। वही उसकी बीवी रोते हुए उसको रोकने लगती है। तभी उसकी शिव उससे कसके पकड़ लेता है और वापस उसका मुंह बंद कर देता है। वही वो कमिश्नर अपने कैप्टे हाथों से कैंची पकड़ता है और अपने बेटे के पेट के पास ले जाता है, पर वापस उसके हाथ रुक जाते हैं। ये देख को रुद्र को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, अगर तू एक और बार रुका ना तो तेरी बेटी गई। यही कहकर वो वापस वीडियो ऑन कर देता है। वीडियो देखकर कमिश्नर के हाथ कांपने लगते हैं और वो चीख के अपने बेटे के पेट में वो कैंची मार देता है। ये देखकर शिव थोड़ा सहम जाता है। वही रुद्र कहता, हम मजा नहीं आया, वंस मोर। कमिश्नर बुरी की तरह रोते हुए वापस कैंची निकलता है और फिर अपने बेटे के मार देता है। रुद्र फिर, नो नो यार, कैसे कर रही हूँ, मजा नहीं आया, एक और बार। वही कि कमिश्नर के बेटी की हालत पहले से बहुत खराब थी और पेट में कैंची लगने से उसका खून बह जाता है और वो वहीं मर जाता है। पर रुद्र के दिल में अब भी सुकून नहीं आया था। उसकी बात सुनकर वो कमिश्नर वापसी कैंची लेता है, फिर एक बार मार देता है। न जाने कितनी बार रुद्र ने ऐसा कराया था। काफी बार ऐसा करा कि जब उसके दिल में शांति मिल गई, जब जाके वो रुका। वही वो कमिश्नर घुटनों पर बैठकर रो रहा था। वही उसकी बीवी जमीन में बेहोश पड़ी थी। ये सब देख के रुद्र अंगड़ाई लेते हुए कहता है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे नींद आ रही है, और तो वैसे भी आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। ये कहके वो शिव के साथ बाहर निकल जाता है। वही शिव हैरान होके आज रुद्र को देख रहे था। रुद्र उसे हर रोज अपना एक नया रूप जो दिखा रहा था। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्रा ने उसके बाप से उसी के बेटे को मरवा दिया और चेहरे पे नाम मात्र की शिकन नहीं। रुद्र उन पुलिस वालों को बीच से बड़े आराम से निकल के अपनी कार में जाके बैठ जाता है और रुद्र शिव को उसके घर भेज देता है। वही उसके जाने के बाद रुद्र किसी को कॉल करके कहता है, उस लड़की को इज्जत के साथ उसके घर छोड़ाओ। ये कहके वो कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद उसकी कार देवान मेंशन में पहुंचती है। रात काफी गहरी हो चुकी थी, इसलिए पूरा मेंशन खाली था। सब अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। रुद्र कार से निकल के सीधा अपने कमरे में जाता है और अपने कोट और शर्ट उतार के बाथरूम में शावर लेता है। शावर से गिरता पानी उसकी बॉडी पे मोती की तरह चमक रहा था। शावर लेने के बाद रुद्र बाथरोब पहने बाहर आता है और आके शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल टॉवल से पूछने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने होठों पे जाती है जहां बाइट का निशान था। ये देख उसके सामने चाहत का किस करना याद आ जाता है। वो बड़े प्यार से अपने होठों को छू के कहता है, लत लगी है मुझे तेरे छूने की, अब किसी और का तुझे छूना मुझे बर्दाश्त नहीं। ये कहके उसके होठों में एक स्माइल आ जाती है। फिर वो जाके बेड लेट जाता है। कुछ ही देर में नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह चाहत की आंख खुलती है। तभी उसके सिर में तेज दर्द होता है। वो उठा के बैठती है और अपना सिर पकड़ लेती है। तभी उसे कल रात का सब याद आता है और वो जल्दी से इधर उधर देखती है तो अपने आप को अपने कमरे में देख के चैन की सांस लेती है। फिर कहती, ओ गॉड, मैं घर कैसे आई, मैं तो जेल में थी। फिर अपने बाल नोचते हुए, मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता, ऊपर से मेरा सिर में इतना दर्द हो रहा है। तभी उसकी नज़र घड़ी पे जाती है जहां 8 बज रहे थे। ये देख वो चौक कहती, ओ गॉड, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो गया। ये कहके वो अपना सिर पकड़ के खड़ी होती है और वॉशरूम में जाके अपना मुंह धोने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने होठ के पास निशान पे जाती है। वो उससे टच करती है और कहती है, यह मुझे क्या हुआ। फिर अपना सिर हिला के जल्दी से फ्रेश होके तैयार होती है और रूम से निकल के बाहर जाती है जहां इस वक्त सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी उसकी नज़र रुद्र पे जाती है जो अपना फ़ोन चलाते हुए अपना नाश्ता कर रहा था। ये देख वो सोचती है, क्या कल अंकल मुझे घर लेके आए थे, पर मैं ये पूछ भी तो नहीं सकती। ये कहके वो धीरे से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता करने लगती है। तभी वह गायत्री आके उसको नाश्ता सर्व करती है। चाहत उसको देख के खुशी से गले लगा के कहती है, आंटी माँ आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आई। वही गायत्री चाहत के सिर पे हाथ रख के, हाँ बच्चा मैं आ गई और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। वही नताशा और उसकी फैमिली बैठे उन दोनों को घूर रहे थे, पर रुद्र के वहां होने से कुछ बोल नहीं रहे थे। वही रुद्र चाहत को इतना खुश देख के स्माइल करता है। गायत्री चाहत से कहती है, चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा।
ये सुन चाहत स्माइल करती है और अपना नाश्ता करने लगती है। तभी गायत्री कहती है, चाहत ये तुम्हारे होंठ पे क्या हुआ, ये कैसा निशान है। ये सुन चाहत अपने निशान को छू के कहती है, पता नहीं आंटी माँ, शायद किसी मच्छर ने काटा होगा। वही यह सुन के रुद्र जो अपना ब्लैक कॉफी पी रहा था, उसको खांसी आने लगती है। ये देख नताशा जल्दी उसको पानी देती है। रुद्र पानी लेकर पीने लगता है और अपने मन में सोचता है कि इस लड़की को मैं मच्छर किस एंगल से लग रहा हो। तभी उसके कानों में नताशा की आवाज पड़ती है जो कह रही थी, अरे रुद्रा, तुम्हारे होठों पर भी यही निशान है, वैसे ही निशान है जैसे चाहत के होठों पर है। वही नताशा की मॉम भी रुद्र को देख के, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम निशान है, शायद बहुत खतरनाक मच्छर होगा। वही अपनी मॉम की बात सुनकर नताशा कहती है, आप सही कह रही हैं। वही सब लोगों की बकवास सुन के रुद्र को गुस्सा आने लगता है और वो अपना नाश्ता बीच में ही छोड़ के ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही चाहत चोर नजरों से रुद्र को जाते देख रही थी। उसके जाने के बाद चाहत भी जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके कॉलेज चली जाती है। वही ऐसे वो कॉलेज पहुंचती है। वही करण उसका गेट पे खड़ा इंतजार कर रहा था। चाहत को देखकर करण जल्दी से भाग के उसके पास आता है और उसे गले लगा कर कहता है, तुम ठीक तो हो ना चाहत। वही चाहत को उसका गला लगाना थोड़ा सा अजीब लगता है, पर फिर वो इग्नोर करके कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुन करण उससे दूर होके कहता है, आई एम सॉरी चाहत, कल मैं ऐसे ही तुम छोड़ के चला गया उस क्लब में, पर मैं जाना नहीं चाहत, लेकिन मुझे वीर और विहान ने जबरदस्ती वहां से भेज दिया, आई एम सो सॉरी। वही करण का सॉरी सुन के चाहत कहती है, करण तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और अब ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ बाकी सब कहाँ है। ये देख करण कहता है, पता नहीं आज कोई कॉलेज नहीं आया अभी तक। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए वीर और मिश्री पे पड़ती है। चाहत मिश्री के पास जाके उसे गले लगा के कहती है, तुम ठीक तो हो ना, कल मेरी वजह से तुम सबको जेल जाना पड़ा। वही मिश्री और वीर चाहत से कहते हैं, तू क्यों सॉरी बोल रही है, इसमें गलती तेरी थोड़ी थी। तभी करण उन लोगों के पास आके कहता है, हाँ चाहत, इसमें गलती तुम्हारी नहीं थी और जिसकी गलती थी मैं उसको छोड़ोगा नहीं, उस लड़के को मैं जान से मार दूंगा। ये करण की बात सुन के वीर और मिश्री एक दूसरे को देखते हैं। वही विहान उनके पास आके कहता है, करण तूने न्यूज नहीं देखी। वही चाहत कंफ्यूज होके कहती है, कैसे न्यूज विहान। वो तीनों चाहत और करण को देखते हैं। फिर वीर अपने मोबाइल पे न्यूज लगा देता है, जहां पे ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही थी कि मुंबई शहर के कमिश्नर ने अपने बेटे को खुद जान से मार दिया है और साथ ही साथ उस क्लब को भी तोड़ दिया है जहां तीनों गए थे। और पुलिस वालों को क्रिमिनल का साथ देने के कारण और निर्दोष लोगों को अरेस्ट करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वही करण और चाहत जैसे ये न्यूज देखते हैं, उनके हिरनी का कोई ठिकाना नहीं होता। करण चौंक के कहता है, पर यह सब किसने किया। ये सुन मिश्री कहती है, और कौन ये सब कर सकता है, द रुद्र दीवान के अलावा। वही दीवान इंडस्ट्रीज में एक बड़े से टीवी पे न्यूज चल रही थी जहां उस कमिश्नर को अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे। वही ये देख के किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही रुद्र अपने चेयर पे बैठा न्यूज देख रहा था। वही उसके पास खड़े शिव और रोहित दोनों रुद्र को स्माइल करते देख रहे थे और मन में कह रहे थे, यार सच में डेविल है, उसी से कत्ल करवा के उसी को पकड़वा दिया। वही रुद्र नाम सुन के चाहत के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो चीख के कहती है, क्या आया। वही उसकी चीख सुन के मिश्री अपने कानों पे हाथ रख के कहती है, ए क्या कर रही हो, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम दोनों का। एक तरफ वह रुद्र दीवान है जिसके हाथों से मैं कल मरते मरते बची हूँ, और एक तरफ तू है जो ऐसे चीख के बेहरा करने पर तुली हुई है। कौन चिल्लाता है इतना बुरा। वही आज तो चाहत को झटके पर झटका मिल रहे थे। वह मिश्री की बात पे चाहत कहती, क्या कल तुम मरते मरते बच्ची हो, यह क्या कह रही हो, और अंकल तुमको क्यों मारे गए। वही चाहत की बात सुन के वो तीनों उसको देख के हंसने लगते हैं और हंसते रोने लगते हैं। चाहत मिश्री को खींच के अपने खाली क्लासरूम में ले जाती है। उसके पीछे उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। चाहत लाके मिश्री को छोड़ के कहती है, अब बताओ मुझे साफ साफ बात क्या है। मिश्री एक नजर वीर और विहान को देखती है और बोलना शुरू करती है, कल रात जब हम लोग जेल में बंद थे, तब मिस्टर रुद्रा पता नहीं कहाँ से आ गए और अपनी बाहों में उठा के तुमको वहां से ले गए। उनके जाने के बाद हम सब अपनी फैमिली का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां कुछ लोग आए और पुलिस वालों के साथ साथ हम लोगों को भी उठा के ले गए। हमको तो पता नहीं था कि ये किसके लोग हैं, पर कुछ देर बाद वहां जब मिस्टर रुद्र आए तब पता चला उन्होंने हम सब के साथ साथ उस क्लब के भी लोगों को उठवा लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे एक एक करके सवाल किया कि उनकी बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, पर फिर विहान ने उनको सारा सच बताया। सच जान के मिस्टर रुद्र का गुस्सा कितना डरावना था कि क्या बताओ। उन्होंने उस पुलिस वालों मारा और उस लड़के का पता किया जिसने तुम्हें साथ बदतमीजी की थी कि वो कौन और कहाँ है। फिर इंस्पेक्टर ने बताया कि वह कमिश्नर का बेटा था, इसीलिए उन्होंने उसे जाने दिया।
ये सुन के मिस्टर रुद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया और उसे क्लब के ओनर को भी मारा क्योंकि उसके क्लब में क्रिमिनल को एंट्री दी और वहां स्टाफ के होते हुए भी वो वॉशरूम चला गया, इसलिए उन्होंने उसका क्लब भी पूरा तुड़वा दिया। तभी वीर आगे आके कहता है, कुछ भी कहो चाहत, पर वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। पहले तुमको जेल से निकाला और उसके बाद तुमको परेशान करने वालों को सजा दी। विहान भी कहता है, हाँ चाहत, मिस्टर रुद्र का और उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर उनके पैरों में गल भीख मांग रहा था जब हमें पता चला उस कमिश्नर ने अपने बेटे को मार दिया। ये देख के तो मैं समझ गया यह मिस्टर रुद्र का काम है, उनके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। कल तो हमें लगा कि हम मर ही गए, पर उन्होंने हमें अपने बॉडीगार्ड के घर पहुंचाया। मिश्री, हाँ सही कहा, मुझे तो मिस्टर रुद्र बहुत पसंद आए, मैं तो उनकी फैन हो गई। वही यह सब सुन के चाहत किसी सदमे में थी। रुद्र आज सुबह हमेशा की तरह नॉर्मल था, उसके देख के लगा ही नहीं कि कल रात कितना सब कुछ हुआ होगा। वही करण भी रुद्र की बातें सुन के शोक में था। वो जानता था कि रुद्र एक पावरफुल इंसान है, पर वो इतना डेंजर है यह नहीं पता था। वही चाहत को कहीं खोया देख के मिश्री उसको हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ चाहत, कहाँ खो गई? ये सुन के चाहत होश में आती है और सब बाय बोल के बिना क्लासेस अटेंड किया वहां चली जाती है। उसके ऐसा जाते देख के सब कहते हैं, इसे क्या हुआ? वही चाहत गेट से बाहर आके लंबी लंबी सांसें लेते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र ने ऐसा क्यों किया, और उसने उसे ये सब बताया भी नहीं। वो कल के लिए इतने सारे लोगों को जिंदगी कैसे भर सकता है, कैसे इतने सारे लोगों को स्पैन कर सकता है, कैसे इतने बड़े क्लब को तुड़वा सकता है, और उस लड़के के मौत के पीछे क्या रुद्र था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे और उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उसे उसके सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। ये सब सोच के वो ऑटो करती है, उसमें बैठ के चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका ऑटो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकता है, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा था दीवान इंडस्ट्रीज। चाहत एक नज़र अपने सामने उस आलीशान बिल्डिंग को देखती है और फिर उसके अंदर चली जाती है। अंदर से भी ऑफिस बहुत आलीशान था। चाहत जिंदगी में पहली बार ऑफिस आई थी। वही सारा स्टाफ काम कर रहा था। चाहत यह सब देख के गहरी सांस लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। रिसेप्शनिस्ट को देखकर कहता है, यस मैम। चाहत सुन के कहती है, मुझे अंकल से मिलना है। सेक्शनिस्ट उसकी बात सुनकर, सॉरी मैम, क्या आप उनका नाम बता सकती हैं? चाहत एक नज़र उसको देखते हैं और फिर कहती है, रुद्र देवान। ये नाम सुन के रिसेप्शनिस्ट चाहत को ऊपर से नीचे तक देखता है और अपने मन में कहता है, क्या इस लड़की का दिमाग की स्क्रू ढीला है जो उसे रुद्र देवान अंकल लग रहे हैं? वही चाहत फिर कहती है, मुझे उनसे मिलना है। ये सुन रिसेप्शनिस्ट अपना सिर हिलाकर कहता है, ओके मैम, आपके पास अपॉइंटमेंट है। ये सुन के चाहत कहती है, नहीं मेरे पास अपॉइंटमेंट तो नहीं है। ये सुन वो रिसेप्शनिस्ट कहता, सॉरी मैम, बीमा अपॉइंटमेंट के प्रेसिडेंट से कोई नहीं मिल सकता। सुन के चाहत कहती है, नहीं पर मुझे उनसे मिलना जरूरी है। तभी वहां पर उसको शिव नजर आ जाता है और ये देख चाहत जल्दी से आवाज लगती है, मिस्टर शिव। शिवा पलट के चाहत को देखता है और कहता है, मिस चाहत आप यहाँ? चाहत उसको देख के, हाँ मुझे अंकल से कुछ काम था, तो आप मुझे मिलवा देंगे? शिव एक पल को चुप रहता है और फिर कुछ सोच के, ओके चाहत आप मेरे साथ चलाए। ये कहकर वह उसे अपने साथ ले जाता है और रुद्र के केबिन के बाहर छोड़कर कहता है, आप अंदर जा सकती है, प्रेसिडेंट आपको अंदर मिलेंगे। ये कह के वह वहां से चला जाता है। वही अब चाहत जो गुस्से में रुद्र से मिलने आई थी, उसका गुस्सा अब उसके डर में बदल गया था। कहने को वो कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर सच में उसे सबसे ज्यादा डर रुद्र से ही लगता था। काफी देर खड़े रहने के बाद वो अपने आप को हिम्मत दिला के केबिन का डोर खुलती है और अंदर जाती है, पर वो अपने सामने देख के हैरान हो जाती है क्योंकि केबिन में कोई नहीं था। ये देख वो कहती है, अंकल कहाँ है? तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और रुद्र आता है। चाहत एक नजर रुद्र को देखती है तो देखती रह जाती है। इस वक्त रुद्र की शर्ट की स्लीव्स फोल थी और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिस वजह से उसका चेस्ट साफ दिख रहा था। वही रुद्र अपने सामने चाहत को देख के हैरान था। वो चल के उसके पास जाता है, पर जैसे चाहत की नजरें खुद पे पता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो जानबूझ के उसके काफी करीब जाके खड़ा हो जाता है और उसके सामने चुटकी बजा के कहता है, क्या हुआ बच्चा? वही चाहत जल्दी से होश में आती है और रुद्र के खुद के इतना करीब देख के डर जाती है। इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। ये देख रुद्र उसकी कमर को कसके पकड़ लेता है और खुद से चिपका लेता है। रुद्र की टच से चाहत के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो रुद्र से खुद छुड़ाते हुए कहती है, अंकल अभी क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। रुद्र और उसको खुद से चिपटा हुए कहता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम गिर जाओगी। ये कह के वक्त उसकी आवाज में कुछ अलग था, जो कहता को बेचैन करने के लिए काफी था। चाहत कंप्यूटर की बात सुनकर, ठीक है पर अब मैं नहीं करूंगा, छोड़ दीजिए। ये सुन रुद्र उसे से सही से खड़ा करता है और कशिश एकदम से 2 कदम पीछे हो जाती है।
रुद्र उसके ऐसे दूर जाता देख स्माइल करता है। वही चाहत बिल्कुल चुप रहती है। ये देख रुद्र उसके पास जाके अपने हैंकी से उसका पसीना हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, एक्ट में भी इतना पसीना क्यों आ रहा है। ये देख चाहत अपना पसीना साफ करते हुए कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ये सुन रुद्र एक नजर चाहत को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है और फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। चाहत वही चुपचाप अपनी जगह खड़ी रहती है। कुछ मिनट गुजारने के बाद रुद्र अपना अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ इतने दूर खड़े रहने आए हो। वही चाहत रुद्र की नजदीकी में इतना खो गई थी कि वो सब भूल गई थी कि वो यह आईक्यू है। रुद्र की बात सुन के चाहत उसके पास आके कहती है, नहीं मुझे कुछ पूछना था आपसे। रुद्र बीमा एक्सप्रेशन के, हाँ ठीक है बोलो। ये सुन चाहत को अंदर ही अंदर काफी डर लगता है, पर फिर भी मत करते हुए कहती है, वह मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि कल आपने उनको और बाकी सबको किडनैप कर लिया था और अपने उन पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ वो क्लब भी तोड़वा दिया। रुद्र चाहत की पूरी बात सुनता है, फिर अपनी जगह से खड़ा होकर उसके बिल्कुल नजदीक चला जाता है। ये देख चाहत पीछे होने लगती है, पर रुद्र उसके और पास जाता है। चाहत एक कदम पीछे होते तो रुद्र 2 कदम पास आता है। ऐसी करते करते चाहत दीवार से टकरा जाती है। अब उसके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं था। वही रुद्र उसके बेहद नजदीक जाता है और उसके अगल बगल दोनों अपने हाथ रख लेता है। रुद्र चाहत के बेहद नजदीक खड़ा था। चाहत की सांसें हल्की तेज चल रही थी। वही रुद्र चाहत की आंखों में आंखें डाल के कहता है, हाँ तो क्या कह रही थी तुम कि मैंने उन सबको क्यों किडनैप किया। ये सुन चाहत अपना सिर हाँ में हिला देती है। ये देख रुद्र कहता है, वो पुलिस वाले गलत कर रहे थे। वो हमेशा क्रिमिनल का साथ देता था, वो एक नंबर का कर्प इंस्पेक्टर था, इसलिए मैं उसे सस्पेंड करा दिया। और बात रही क्लब, तो वो मुंबई का बेस्ट क्लब था, पर वहाँ की सिक्योरिटी बहुत खराब थी। तभी तो एक लड़का लेडीज वॉशरूम में चला गया इतने गार्ड और स्टाफ होते के साथ। उसकी बात सुन के चाहत की आंखें फेल गई। उसे नहीं पता था कि वो पुलिस वाला इतना खराब था। तभी वो कहती है, पर आप उसे एक चांस देते, क्या पता वो सुधार जाता। अब उसके पास कोई नौकरी नहीं है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा और उस लड़के को अपने क्यों मारा। ये सुन के रुद्र के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और आंखें लाल हो जाती है। वो चाहत के दोनों बाजों को कस के पकड़ लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने कि उस लड़के को क्यों मारा। मारता नहीं तो क्या उसकी उसकी आरती करता। भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या कर है। अगर तुम्हारे दोस्त ना आते तुम्हें बचाने तो पता नहीं अब तक क्या हो गया होता। वही चाहत के बाजों में बहुत दर्द हो रहा था। रुद्र ने इतने कसके जो पकड़ा था, दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके आंसू देख रुद्र उसको छोड़ देता है और उसे पीट करके खड़ा हो जाता है। वही चाहत जोर से रोने लगती है और उसकी आवाजें केबिन में गूंज रही थी। रुद्र खुद को शांत करके उसकी तरफ पलट के उसको देखता है, फिर उसके आंसू साफ करके कहता है, स्टॉप क्राइंग बच्चा। चाहत उसका हाथ झातक के कहती है, बंद करिए अपना नाटक, पहले खुद तकलीफ देते हैं फिर आंसू भी साफ करते हैं। क्या हासिल करना चाहते हैं आप ये सब करके। हाँ बोलिए, मेरे दोस्तों को कैद करके, उन पुलिस वालों को सस्पेंड करके और उस लड़के को मार के क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको मेरी बहुत फिक्र है। अरे आपसे बेहतर तो वो लड़का था, कम से कम वो अच्छे होने का नाटक तो नहीं करता, पर आप तो उससे भी गए गुजरे हैं। शट अप जस्ट शट, रुद्र चीख के चाहत से कहता है। वही चाहत को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से उसकी आंखें भी लाल थी। वही वो रुद्र को घूर के देखती है। वही रुद्र कस के उसके बाल पकड़ के कहता है, अब एक शब्द और नहीं, और क्या कहा, वो लड़का मुझसे बेहतर है। वो तुम्हारा रेप करने जा रहा था और वो तुमको बेहतर लगता है। चाहत खुद को छोड़ते हुए कहती है, हाँ है वो बेहतर आपसे। और क्या कहा, वो रेप करना चाहता था। अरे तो कर लेता है, इससे आपको क्या, आप होते कौन है किसी को साजा देने वाले। उसने मेरे साथ बुरा किया था तो आपको किसने राइट दिया मेरे फैसले लेने का। वही चाहत का कहा एक एक शब्द रुद्र के दिल को चन्नी कर रहा था। वो गुस्से में अपना एक हाथ टेबल मार देता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो उसी हाथ से चाहत के जबड़े को कसके पकड़ के चीखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मैं होता कौन हूँ तुम्हारे फैसले लेने वाला। मैं तुम्हारा सब कुछ हो, तुम्हारी जिंदगी और मौत का मालिक हो मैं। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखा न, तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाली की रूह कांप जाए। ये सब कहते वक्त रुद्र किसी साइको से काम नहीं लग रहा था। वही रुद्र का ये रूप देखकर चाहत अंदर तक कांप गई थी और उसका चेहरा रुद्र के खून से पूरा सन गया था। अपनी बात कह के रुद्र उसका जबड़ा छोड़ के कहता है, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात याद रखोगी। ये कह के वो अपने जेब से रुमाल निकल के उसका पूरा चेहरा साफ करता है जहां खून लग गया था। वो ये सब इतने प्यार से कर रहा था कि जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। वही चाहत तो किसी स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। रुद्र जो कर रहा था उसको करने दे रही थी। वही रुद्र उसका पूरा चेहरा साफ करके टेबल से पानी उठा के उसको पिलाता है। वही चाहत की नजर रुद्र के हाथ पे थी जहां से अब खून आ रहा था। ये देख वो कहती है, आपको चोट आई है।
उसकी बात सुन के रुद्र एक नजर अपने हाथ को देखता है और कहता है छोटी सी चोट है, सही हो जाएगी। ये कह के वो एक बेल प्रेस करता, तभी एक बॉडीगार्ड आता है। रुद्र उसको देखे बच्ची को घर छोड़ आओ। ये सुन के चाहत कहती है नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये सुन के रुद्र एक बार उसे फिर घूर के देखता है तो चाहत अपना सिर झुका लेती है। ये देख रुद्र उस बॉडीगार्ड के साथ चाहत को भेज देता है। उसके जाने के बाद वो अपनी चोट को देख के स्माइल करता है और कहता है तेरे दिए तो मुझे जख्म भी अच्छे लगते हैं। ये कह के वो अपने हाथ पट्टी करके काम करने लगता है। वही चाहत दे से ही ऑफिस से निकला के कार में बैठती है तो उसके कान में रुद्र के कहे शब्द गूंजने लगते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आगे नाइट बार। एक लड़की जल्दी से अपनी कार से निकल के उस बार में जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है, उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। वो लड़की देख के कहती है काम हुआ। ये सुन वो आदमी कहता है नताशा मैडम, मैं कहा था ना सब पता कर लूंगा। ये कह के वो कुछ फोटोज उसके सामने रख देता है। वही नताशा वो फोटोज देखती है, पहला फोटो देखती है। तभी वो आदमी कहता है मैडम, ये लड़की चाहत की दोस्त मिश्री मल्होत्रा है, काफी अमीर घर की लड़की, इसके बाप का बड़ा बिजनेस है। फिर दूसरा फोटो देख के ये लड़का वीर है, ये भी चाहत का अच्छा दोस्त है और यह भी अमीर है। फिर तीसरा फोटो देख के ये लड़का के नाम विहान है, ये भी चाहत का अच्छा दोस्त है और यह भी अमीर घर का है, इसके बाप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है। फिर चौथा फोटो नताशा जैसे देखती है तो देखती रह जाती है, उसके मुंह से निकलता है करण कपूर। ये देख वो आदमी कहता है यस मैडम, ये लड़का का नाम करण कपूर है और यह बहुत बड़ा इंडिया का सुपरस्टार है और मजे की बात यह है कि यह जो चाहत है इसको प्यार करता है। वही यह सुन नताशा अंदर तक से जल भून जाती है। उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चाहत के सब अमीर लोग दोस्त हैं और जो उसे पसंद करता है वह इतना अमीर और बड़ा सुपरस्टार होगा। वह अपने मन में कहती है वह चाहत का तुम तो बड़ी चालाक निकली, शक्ल इतनी मासूम और अंदर से इतनी चालाक, तुमने इतना लंबा हाथ मारा, डायरेक्ट इतने बड़े एक्टर को फंसा लिया, नॉट बैड नॉट बैड। वो आदमी फिर कुछ और फोटोज देता है जहां करण और चाहत गले लगे हुए थे। वही कुछ फोटोज क्लब की थी जहां चाहत और करण साथ डांस कर रहे थे। सारी फोटो देखकर नताशा स्माइल करते हुए कहती है अब आएगा मजा जब यह फोटोज रुद्र देखागा। तुमको खुद जान से मार देगा और तुम मेरे रास्ते से साफ। मैडम एक और बात, कल रात ये लड़की और उसके दोस्त को पुलिस अरेस्ट करके ले गई, पर उसकी बेल किसने कराई पता नहीं चल पाया। ये कह के वो चाहत के पुलिस के साथ उसकी कार में बैठे फोटोज देता है। ये सुन नताशा करण और चाहत की फोटो अपने हैंडबैग में डाल के कहती है कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया। ये कह के वो उसे और पैसे दे के कहती है मुझे ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन ला के दो। ये कह के वो वहां से चली जाती है। वही चाहत घर आके अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी अब मर्जी भी छीन रहा हो। वो एक पिलो उठाकर उसको फेंकते हुए कहती है नहीं अंकल, मैं आपकी बात नहीं मानोगी। यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहो वैसे जियोगी। आप अपनी मर्जी मुझे पे नहीं थोप सकते। आपको मेरी जान लेनी है तो ले ले, पर मैं किसी की कठपोतली बन के नहीं रहोगी। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और रात हो जाती है। आधी रात को रुद्र घर आता है और अपने रूम में जाने की जगह वो चाहत के कमरे में जाता है, जो आराम से पिलो को अपने सीने से लगाए सो रही थी। वही रुद्र जब चाहत को देखता है तो उसके दिल में सुकून आ जाता है, पर जैसे ही उसकी नजर उस पिलो पे जाती है तो उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। वो जल्दी से चाहत से वो पिलो छीन लेता है। वो उस पिलो को नफरत की नजर से घूर रहा था और फिर उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। वही चाहत गहरी नींद में थी। ये देख रुद्र उसकी बगल में बैठ के तुम्हारे इतने करीब आने का हक मैं किसी को नहीं देता, और अगर कोई भी तुम्हारे इतने करीब आया तो मैं उसे मार दूंगा। फिर उसका सिर सहलाते हुए उम्मीद करता हो तुम मेरी बात अच्छे से समझ जाओ, वरना अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद नहीं पता। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में, तुम सारे लड़कों से दूर रहो। ये कह के वो सिर को थपथा के वहां से चला जाता है। वही चाहत अपने सपनों की दुनिया में खोई थी। अगली सुबह चाहत की आंख रोज की तरह अपने वक्त खुलती है। वो फिर बाथरूम में शॉवर लेती है और तैयार होकर बाहर आती है। वही आज डिनिंग टेबल पे कोई नहीं था। तभी वहां रुद्र और नाश्ता उसके मॉम डैड आते हैं। चाहत रुद्र को देख के अपने मन में कहती है मैं आपकी बात हरगिज नहीं मानूंगी, मैं अपनी लाइफ अपने मर्जी से जियोगी। वही नताशा आज चाहत को देखे के स्माइल कर रही थी। उसकी स्माइल देख के चाहत को कुछ अजीब सा लगता है, पर वो उस पे ज्यादा गौर न करते हुए अपना नाश्ता खत्म करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो कॉलेज जाती है और अपने क्लास लेने लगती है। तभी हमेशा की तरह मिश्री लेट आती है, फिर दोनों अपने क्लास लेती है। क्लास ओवर होने के बाद मिश्री चाहत से कहत है चाहत ये बता कल तुझे क्या हो गया था, तो ऐसे क्यों गई। ये सुन के चाहत कहती है कुछ नहीं, बस कुछ काम याद आ गया था। अब चल बाकी सबसे जाके मिलते हैं। ये कह के वो वहां से कैंटीन चली जाती है।
चाहत और मिश्री दोनों ही जब कैंटीन जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता है। इनफैक्ट कैंटीन नॉर्मल डेज के मुकाबले आज काफी ज्यादा खाली थी। ये देख चाहत कहती है यार आज यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। ये सुन मिश्री भी हाँ या इतना सन्नाटा, ऊपर से आज ये लोग भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी चाहत को वीर आते दिखाई देता है। दोनों उसके पास जाके कहती है कहाँ थे तुम लोग आज और तुम्हारा फेस इतना उतरा क्यों है। वही वीर का चेहरा उतरा है था। वो पास वाली कुर्सी पे बैठ के कहता है यार वो नेक्स्ट वीक से हम सबके एग्जाम है। ये सुन मिश्री ऑफ फिर एकदम चीख के क्या कहा तुमने, फिर से कहना। ये देख वीर बुरा सा मुंह बना के कहता है हाँ सही सुना तुमने, हमारे एग्जाम स्टार्ट है। तभी वहां करण और विहान भी आके बैठ जाते हैं और उन लोगों के फेस पे 12 बज रहे थे। वीर की बात सुन के मिश्री कहती है ओ गॉड एग्जाम आ गए और मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है, अब मैं क्या ही करूँ गई और कह के रोने लगती है। वही विहान उसके मुंह पे टिश्यू डाल के कहता है बंद कर अपना ये रोना धोना, एग्जाम सिर्फ तेरे अकेले के नहीं आए हैं, हम सबके आए हैं और मैंने तो अब तक बुक्स भी नहीं ली है। ये सुन वीर कहता है अरे तो बुक्स ले भी लेगा, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे सब्जेक्ट क्या क्या है। वही उन सब की बातें चाहत सुन के हैरान थी। वो कहती है ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग। ये देख करण कहता है हाँ चाहत मुझे पता है तुम भी हम सब की तरह सदमे में हो, पर तुम परेशान ना होना, मैं कुछ भी करके तुमको पास कराऊंगा। वही यह वीर विहान के गले लग के लेट है या चाहत का तो हमसे बुरा हाल हो गया है, मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। वही सब की बात सुन के चाहत को चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, और करण तुम ये बताओ तुम मुझे पास क्यों करोगे, मैं खुद पास कर लो गई, और अच्छी बात है हमारे एग्जाम आ गए, मेरी तो पूरी तैयारी है, बस कुछ चैप्टर रह गए हैं वो भी जल्दी ही पढ़ लो गई। वही चाहत की बात सुन के मिश्री के मुंह से टिश्यू निकल के उड़ जाता है। वीर और विहान भी अपना मुंह खोले उसको देख रहे थे। वीर जल्दी से खड़ा होके उसके पास आके हाथ जोड़ के कहता है देवी माँ आप महान है, क्या आप हम लोगों की मदद करेगी ताकि हम अपने परीक्षा में सफल हो सके। वही वीर को देख के करण विहान और मिश्री भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उनको चाहत में देवी माँ नजर आ रही थी जो उनकी डूबती नैया को पार लगा दे। चाहत कहती है ये तुम सब क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं तुम्हारी हेल्प करो गई, बस ये सब बंद करो। वही वीर सुन के कहता है जय हो देवी माँ की, इन्होंने हमारी प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार कर ली है, जय हो। तभी वो तीनों लोग चिल्ला के कहते हैं देवी माँ की जय हो जय हो। ये देख चाहत वीर के सर पर एक चपत लगाते हुए कहती है ये क्या देवी माँ लगा रखा है, मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ, समझ में आ रहा, और यह सब अपना नाटक बंद करो। वही मिश्री जल्दी से जाके उसको गले लग के कहती है यार तू हमारी हेल्प करेगी ना। ये सुन चाहत कहती है हाँ बाबा करो गई। वही करण के दिमाग में आइडिया आता है। वो कहता है तो क्यों न तुम हम सबको पढ़ने आ जाओ मेरे घर पे। वहां मिश्री वीर और विहान भी आ जाए गए। कॉलेज में वैसे भी मुझसे पढ़ाई नहीं होती। ये सुन चाहत सोच में पड़ जाती है कि वो हाँ कहे या ना। तभी उसे रुद्र की बात याद आती है। ये याद आते ही उसकी गुस्सा आने लगता है। वो अपने मन में कहती है मैं वही करो गई जो मेरा मन होगा। ये सोच के वो स्माइल करके कहती है ओके मैं आ जाओ गई। वही चाहत की हाँ सुन के करण को बहुत अच्छा लगता है। वो सोचने लगता है कि वो अब चाहत के दिल में अपनी जगह पाएगा। वही वो लोग कुछ देर और बात करते हैं। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वो सब अपने अपने घर आ जाते हैं। वही चाहत भी अपने घर आ जाती है। वो अपने कमरे में जाके बेड पे लेट जाती है, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने हाँ करके कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर रुद्र को गुस्सा आ गया तो उसे कैसे संभाले गई। वही यह सोच के वो बहुत परेशान होती है, पर फिर वह अपने आप से कहती है कि मैं तो बस उन लोगों की हेल्प करने जा रही हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कहकर वह अपने आप को समझने लगती है। वही नताशा अपनी मॉम को करण और चाहत की फोटो दिखाकर कहती है मॉम आज आप पॉपकॉर्न लेकर तैयार रहेगा, आज तो एक ऐसी फिल्म चलेगी जिसका एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी उसकी मॉम वह फोटो देखकर कहती है ये चाहत तो जितना हम समझते थे उससे कहीं ज्यादा चालाक निकली। एक तरफ इसने अपने पीछे रुद्र को लगा रखा है और दूसरी तरफ इसने इस हीरो को अपने पीछे घुमा रखा है। मानना पड़ेगा इतनी सी उम्र में इतनी चालक है। वही नताशा कहती है हाँ चालक तो बहुत है, पर अब नहीं, अब इसकी सारी चालाकी मैं निकालो गई। वही नताशा की मॉम नताशा के सिर पर एक थप्पड़ लगाकर कहती है तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये फोटो दिखाकर रुद्र के सामने चाहत को गलत साबित कर सकती हो। अगर चाहत ने ये कह दिया कि यह लड़का सिर्फ उसका दोस्त है तो तुम क्या कर लोगी, क्योंकि इस फोटो में ऐसा कुछ नहीं है जो रुद्र उस लड़की को इस घर से निकाल दे या उसकी जान ले ले। मुझे तो यह फोटो देखने में नॉर्मल ही लग रहे हैं। फिर वह नताशा को दिखाकर कहती है देखो इसमें क्या गलत है, क्या दो दोस्त आपस में गले नहीं मिलते या डांस नहीं कर सकते। वही अपनी मॉम की बात समझकर कहती है हाँ मॉम आप सही कह रही है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये सुनकर नताशा की मॉम कहती है इसलिए मैं तुमको बेवकूफ कहती हूँ।
अपनी मॉम से इंसल्ट सुन के नताशा कहती है, बस प्लीज मॉम, अब मुझे सुनने के अलावा आपके पास अगर कोई आइडिया हो तो बताओ। ये सुन नताशा की मॉम स्माइल करके नताशा को समझाते हुए कहती है, देखो नताशा, ये सब करने का अभी सही वक्त नहीं है। तुम थोड़ा रुको और कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा करो जिससे ये साबित हो सके कि चाहत का सच में इस हीरो से अफेयर चल रहा है। इन 2-4 फोटो से यह कहीं साबित नहीं होता। और अगर चाहत के खिलाफ कोई सबूत ना बने तो उसके खिलाफ सबूत बनाओ, उसे फांसाओ और ऐसा फांसो कि वो चाह के भी उससे निकल ना सके। अपनी मॉम की बात सुन के नताशा उनके हाथ चूम के कहती है, ओह मॉम, यू आर ग्रेट। क्या आइडिया दिया आपने, अब बस आप देखो मैं क्या करती हूँ। वही शाम हो चुकी थी, चाहत तैयार हो चुकी थी करण के घर जाने के लिए। उससे अंदर ही अंदर डर सता रहा था और उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था क्योंकि वो आज तक किसी के भी घर नहीं गई थी। गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद है तो आई लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।